अगला क्वेश्चन हमारा ये है PCR, यानी P फॉर पॉलीमरेज, C फॉर चेन, R फॉर रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज की जाती है और यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? 1983 में एक साइंटिस्ट हुए कैरी मुलिस ने। किसने? कैरी मुलिस ने PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी की, खोज की। ठीक, और इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? इसमें मेनली क्या काम होता है? DNA का रेप्लिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? PCR में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मेनली क्या किया जाता है? DNA का रेप्लिकेशन किया जाता है। किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक, अब इसमें करते क्या है कि कई बार ये होता है कि कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं। ठीक, और कई बार ये भी होता है कि जो फीटस होता है यानी कि एम्ब्रियो होता है उसमें इन बीमारियों को देख के पता लगाया जा सकता है। उससे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसमें क्या बीमारियां होने वाली इससे पता लगाया जा सकता है। वो कैसे लगाया जा सकता है? कोई एक सेल निकालते हैं, उससे एम्ब्रियो से एक सेल निकाल लिए। ठीक, निकालने के बाद उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं। यानी कि फीटस मान लीजिए 1 महीने का है, ठीक, उसमें से एक सेल निकाल लिया। अब वो बीमारी आपको कब पता चलती? आपका बच्चा 1 साल 2 साल तक तो बोल ही नहीं सकता, 3 साल तक हो सकता है इफेक्ट ना पता चले, और जब वो 10 साल का हो तब उन बीमारियों का इफेक्ट पता चले आपको। लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं कि एक सेल निकाल के उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं कि वो जो 10 साल बाद बीमारी होने वाली थी, ठीक, यानी कि इतने बार उस सेल को डिवाइड करवाते हैं, इतने बार उस सेल को डिवाइड करते हैं, करोड़ों टाइम्स, कि जितने दिन में जो 1 महीने में सेल डेवलप हुई हैं, डेवलप होके 1 महीने वाली सेल अगर 10 साल में डेवलप होके जितना बड़ा चाइल्ड बनाती, ठीक, उतनी वो एक सेल जो निकाली गई है उसको मैग्नीफाई किया जाता है, उसके बराबर। मैग्नीफाई करने के बाद उसमें हमें ये दिख जाता है कि बड़े होने पर इस फीटस यानी इस एम्ब्रियो से जो भी प्रोजेनी पैदा हो उसको क्या क्या दिक्कत होने वाली है। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या है, कोर्ट से प्रेगनेंसी को क्या करने के मिसकैरेज करने के लिए क्या है, परमिशन मिल जाती है, अगर ये चीज़ साबित हो तो। ठीक, नॉर्मली तो ये चीज़ प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कोई एम्ब्रियो में जो फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो क्या करते हैं, परमिशन मिल जाती है। और ये पता करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा और कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें प्रोसेस क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या है कि DNA के एक स्ट्रैंड को निकालते हैं, ठीक, मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है उस वक्त, वो उसको 98 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद DNA का जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये मान लीजिए कोई DNA का डबल स्ट्रैंड है, ठीक, इसको क्या करेंगे, 98 डिग्री पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें क्या कराते हैं, एनीलिंग करवाते हैं। क्या करते हैं? एनीलिंग करवाते हैं। 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। अभी 98 था, ठीक, डीनेचुरेशन के समय। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं। कितना? 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। अब क्या होता है, जो ये स्ट्रैंड है, ठीक, ये जो स्ट्रैंड है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिससे इनको जुड़ने में फैसिलिटी हो, उससे क्या करते हैं, अब इस बार ये जुड़ जाते हैं। ठीक,
55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने के बाद ये फिर से क्या करते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। यहाँ अलग किए जाते हैं, यहाँ फिर से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड करने के लिए टाइम दिया जाता है। कितना, 72 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करवाते हैं। और क्या होता है, एक नया क्या होता है, डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। क्या बनता है, एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। अब ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, फिर इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कराते हैं। एम्पलीफाई कराने के बाद उस डीएनए को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करते हैं इसमें आगे चलकर किस तरह की क्या प्रॉब्लम होने वाली हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ क्या कर दी हैं, इवेलुएट कर ली जाती हैं। किससे, पीसीआर चेन रिएक्शन से। किससे, पीसीआर चेन रिएक्शन से। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सबसे पहली बात तो अभी हमने बताया कि डिसीज़ की टेस्टिंग में। किसमें, डिसीज़ की टेस्टिंग में। और उसके बाद जीन थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, जीन थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। अब जीन थेरेपी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको। नमस्कार दोस्तों, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट यानी फल का बनना। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स या फल का बनना। ठीक, अब देखिए, जब हम बात करते हैं फल का बनना या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो ये क्या है, एक स्टेप प्रोसेस है। ठीक, इसमें कई स्टेप्स होते हैं किस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स में, जैसे कि पॉलिनेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद क्या, फ्रूट का रिपनिंग यानी फ्रूट का पकना। ठीक, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सबसे पहली बात कि इसमें मेल और क्या, फीमेल दोनों का क्या, पार्टिसिपेशन या भाग लेना। ठीक, अब मेल का क्या, स्पर्म या गेमेट, और फीमेल का क्या, ओव्यूल। क्या, ओव्यूल। ठीक, मेल पार्ट में क्या, स्पर्म या गेमेट, और फीमेल में क्या, ओव्यूल। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, पॉलिनेशन। क्या आएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, रिपनिंग। ठीक, तो हम लोग एक डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन, ये सारा एक डायग्राम से देखेंगे।
ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ठीक। तो ये जो वाइट वाला हमने बना रखा है, इसको अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, स्टमेन कहलाएगा। ठीक। अब इसके इस पार्ट को क्या कहते हैं, फिलामेंट, और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, एंथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंथर कहलाएगा। ठीक। और ये पूरे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये क्या है, ये स्टमेन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल पार्ट है। स्टमेन को हम क्या कहेंगे, मेल पार्ट। ठीक। स्टमेन क्या है, मेल पार्ट है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, ये रेड वाले की, ठीक, तो ये रेड वाला पूरा क्या कहलाएगा, हमारा पिस्टिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पिस्टिल कहलाएगा। और पिस्टिल क्या होती है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक। तो मैक्सिमम पौधों में ये देखा जाता है, मैक्सिमम प्लांट्स में, कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एक ही फ्लावर में अवेलेबल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में होते हैं मेल और फीमेल पार्ट। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या है कि पॉलिनेशन के लिए कई पॉलिनेशन के मीडियम्स होते हैं, जैसे कि हवा हुई, पानी हुई, और बर्ड्स हुई, और इंसेक्ट हुए। ठीक। तो इनके द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होता है। अब ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ठीक। ये क्या है, ये वाला पार्ट स्टाइल है, और ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा है। ठीक। यहाँ पर क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है यहाँ स्टिग्मा पर। ठीक। ये जो एंथर है, ठीक, इसमें क्या होता है, एंथर्स में जब ये एंथर फूटेंगे, ये एंथर, तो इसमें से हमारा क्या निकलेगा, मेल गैमेट्स निकलेगा। निकलने के बाद ये क्या करेगा, स्टाइल पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा, स्टाइल पे गिरेगा, और स्टाइल पे क्या करेगा, चिपक जाएगा। ठीक। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से होते हुए कहाँ आएगा, ठीक, यहाँ से होते हुए ये अंदर चला आएगा। ठीक। कई बार ये होता है कि जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, तो उसमें क्या है, पॉलिनेशन के लिए मीडियम्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि इंसेक्ट हुआ, तो कोई इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो उसके पैर में या उसकी बॉडी पार्ट में कहीं भी ये क्या है, एंथर से निकले हुए इस मेल गैमेट्स क्या है, उसमें चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद वो फ्लावर जब आके यहाँ बैठेगा तो वो क्या है, यहाँ पर गिरेंगे, और गिरने के बाद यहाँ से होते हुए अंदर आएंगे। यहाँ आके क्या करेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ क्या अवेलेबल होगा अंदर, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट में हमारा क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाया जाता है। ठीक। ये यहाँ आके किसको, ओव्यूल को क्या करेंगे, ओव्यूल के क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, ये यहाँ आके ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक। तो समझ में आया। ठीक। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये वाला रेड वाला क्या है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको ठीक क्या कहते हैं, स्टमेन कहते हैं। इसके अलावा ये जो पिस्टिल वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक। फिर
इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। पिस्टिल के इस पार्ट को जो नेक जैसी है, गर्दन की तरह लंबी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और इस वाले पार्ट को ऊपर क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। इसके इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और ये वाला पार्ट क्या होगा, फिलामेंट कहलाएगा। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर जब हमारे मेल गेमेट स्टाइल पर गिरेंगे, ठीक, तो ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ से चलते हुए अंदर आएंगे और यहाँ के ये जो ओव्यूल अवेलेबल होगा, ओव्यूल को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक। अब दूसरी बात ये है कि ये जो स्टमेन है ये कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बनाया है वो सुपीरियर ओवरी का स्टमेन बनाया है, यानी कि सुपीरियर। और कुछ होते हैं जहाँ पे स्टमेन यहाँ से निकलते हैं, कहाँ से, ओवरी यहाँ से नीचे से निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे। कुछ में ऊपर से निकलते हैं, कुछ में ये होता है कि ये बगल मतलब बीचों बीच से निकलते हैं, तो ये अलग केस है। ठीक, क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और ये क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। और ये फिर क्या होगा, यही धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद, हाँ, ये क्या होता है, टू सेल्ड स्टेट होता है, टू सेल्ड स्टेट में होता है। ठीक, फिर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और डेवलप होके क्या बनाता है, एक फ्रूट बनता है। क्या बनता है, एक फ्रूट बनता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन ग्रोथ। ठीक, ये क्या बनेगा, ये बनाएगा, डेवलपमेंट होके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। फिर फ्रूट का क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और डेवलपमेंट के बाद एक हमारा फ्रूट डेवलप्ड हो जाएगा। डेवलप्ड होने के बाद फ्रूट क्या होगा, फ्रूट में रिपनिंग होगी। रिपनिंग मतलब पकना। ठीक, अब फ्रूट पकता कैसे है, कई बार जब ठीक, फुल डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, रिपनिंग होगी। रिपनिंग कैसे होगी, एक हार्मोन होता है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन होता है। इथाइलिन के प्रेजेंस में फूड क्या होगा, पकेगा। और पकने के बाद ठीक, रिपनिंग। रिपनिंग किसके प्रेजेंस में होगा, इथाइलिन के प्रेजेंस में। किसके, इथाइलिन के प्रेजेंस में। और दूसरी बात हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फ्रूट्स होता है, ठीक, फ्रूट्स के 3 पार्ट होते हैं। फ्रूट्स के 3 पार्ट होते हैं। फ्रूट, ठीक, एपिकार्प, मेसोकार्प और क्या, इंडोकार्प। ठीक, ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट यानी कि बाहरी भाग। बाहरी भाग, ठीक, जो क्या, फ्रूट्स यानी फल का क्या बनाएगा, स्किन बनाएगा। क्या बनाएगा, स्किन बनाएगा, स्किन बनाएगा। ठीक, इसके अलावा ये क्या है, मिडल पार्ट। ठीक, और ये क्या है,
इनर मोस्ट पार्ट, ये क्या है, इनर मोस्ट पार्ट। ठीक, तो ये हुआ हमारा फ्रूट फार्मेशन। फ्रूट फार्मेशन में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर 1 मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करेंगे, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। मेल पार्ट से क्या होगा, गिमेट्स का इस्तेमाल, मेल पार्ट से गिमेट निकलेगा जो क्या है फीमेल पार्ट के ओव्यूल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से देखें तो ये क्या है, फीमेल पार्ट में क्या कहला, फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल, और मेल पार्ट को क्या कहेंगे, स्टमेन कहेंगे। ठीक, पिस्टिल पर, हाँ, स्टमेन से, स्टमेन के जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। ठीक, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टमेन निकलेगा, निकलने के बाद किस पे गिरेगा, स्टाइल पे। ठीक, स्टाइल्स पे गिरने के बाद वो धीरे धीरे स्टाइल्स के अंदर से आते हुए कहाँ आएगा, ओवरी में आएगा, वहाँ पर एक ओव्यूल होगा। ओव्यूल को क्या करेगा, वो फर्टिलाइज करेगा। ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट बनेगा जो कि क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेट होगा। 2 सेल्ड जायगोट क्या करेगा, डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद वो क्या होगा, एक फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फ्रूट के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। इपिकार्प आउटर मोस्ट पार्ट यानी बाहरी भाग, उसके बाद मीजोकार्प यानी कि मिडल पार्ट, बीच का भाग, बीच का भाग, और फिर इंडोकार्प, अंदर का भाग। ठीक, अब ये फ्रूट बनने के बाद जब फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो ये क्या होगा, पकेगा। पकेगा किसकी मदद से, इथाइलिन के प्रेजेंस में। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम नेचुरल इथाइलिन से फ्रूट को पकाएं जो कि प्लांट्स पे लगे हुए पकता है, पौधों पे लगे लगे पकता है, या फिर हम इसको तोड़ लें और तोड़ के आर्टिफिशियल इथाइलिन जो कि मार्केट में अवेलेबल है उसके कांटेक्ट में रखें तो क्या है, फ्रूट पक जाएगा। तो ये हुआ हमारा फ्रूट्स का डेवलपमेंट। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक क्या है? ठीक, रेड डाटा बुक। ठीक, तो रेड डाटा बुक, जैसा कि यहाँ नाम ही से दिख रहा है रेड। ठीक, और रेड का अक्सर इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, खतरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेड डाटा बुक क्या है, इसमें प्लांट और एनिमल यानी पौधों और जानवरों की उन स्पीसीज, पौधों, जानवरों और एल्गी फंजाई जो भी हैं उन सारी स्पीसीज का क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उनका नाम लिखा जाता है और वो किस तरह से इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक, यानी ऐसी स्पीसीज जो इस पृथ्वी पर खतरे में है, जिनके ख़त्म होने की आशंका है आगे चल के, या फिर कुछ ऐसी स्पीसीज जो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनको हम लोग किसमें, रेड डाटा बुक में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं रेड डाटा बुक में, ताकि क्या हो, हमें पता चले कि इस पृथ्वी पर कौन कौन सी स्पीसीज थी और कौन कौन सी हैं और कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो खतरे की कैटेगरी में है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम उन स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों को पता चलता है उनके ख़त्म होने का रीज़न क्या था, किस कारण से वो क्या हुई, ख़त्म हुई, उनके हैबिटेट लॉस की वजह से, फूड की कमी से, या किसी बीमारी से, या और भी जो भी कारण रहे हों उनका हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। उसके बाद जो हमारी स्पीसीज़ प्रेजेंट टाइम में ख़त्म होने की कगार पे है, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं आगे चल के, उनको हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जो पहले वाली स्पीसीज से अब मिल रहे हैं। ठीक, तो इससे ये पता हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हमें आगे इनके कंजर्व करने के लिए क्या काम करना है, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही है कि यहाँ पर कई सारी स्पीसीज एक साथ रह रही हों, और कोई एक
अब जब कोई स्पीसीज खत्म होगी तो क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी का क्या बैलेंस लगातार बिगड़ता जाएगा। ठीक, तो रेड डाटा बुक का जो सबसे पहले 1961 में कुछ सोवियत संघ के साइंटिस्ट ने क्या किया, कलेक्शन किया, कुछ स्पीसीज़ का कलेक्शन किया जो ख़त्म होने वाली थी या कुछ ऐसी स्पीसीज़ थी जो ख़त्म हो गई। कब? 1961 में। ठीक, तो हिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने 1961 में पहली बार क्या किया, इसका कलेक्शन किया। रेड डाटा बुक इस्टेब्लिश किया। ठीक, अब उस वक्त प्रेजेंट में रेड डाटा बुक का कौन देखता है, IUCN देखती है। प्रेजेंट में कौन देखता है, IUCN। सारी रेड डाटा बुक की सारी जिम्मेदारी IUCN के पास है। वही इसको क्या करती है, मैनेज करती है, वही इसे क्या करती है, पब्लिश करती है। लेकिन स्टार्टिंग में किसने किया था, सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने किया था। क्या, किसने, सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने किया था। कब? 1961 में पहली बार। ठीक, इस वक्त इसे क्या कहा गया था, RD रिसर्च फेडरेशन ऑफ रेड डाटा बुक। ठीक, क्या कहा था, रिसर्च फेडरेशन ऑफ रेड डाटा बुक, रिसर्च फेडरेशन ऑफ रेड डाटा बुक। ठीक, उसके बाद 1964 से इसको कौन देखता है, IUCN। ठीक, 1964 के बाद से इसका रेड डाटा बुक का मैनेजमेंट किसके हाथ में है, IUCN के पास। किसके पास है, IUCN के पास। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या, नेचर। ठीक, पहली बार रेड डाटा बुक किसने बनाया, सोवियत यूनियन के साइंटिस्टों ने बनाया। कब? 1961 में। कब बनाया, 1961 में। सोवियत यूनियन क्या, प्रेजेंट में हम लोग जिसके रसिया कहते हैं। ठीक, प्रेजेंट में जिसे हम रसिया कहते हैं। पहले इसमें बहुत सारी कंट्री थी, तब इसे क्या कहा जाता था, सोवियत यूनियन। ठीक, तब इसको क्या कहता है, रिसर्च फेडरेशन ऑफ रेड डाटा बुक। 1964 के बाद रेड डाटा बुक का मैनेजमेंट किसके हाथ में आ गया, IUCN के पास। 1964 के बाद IUCN के पास। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में क्या करती है, नेचर के कंजर्वेशन पर काम करती है। इसमें
कई सारी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ क्या हैं इसके अंडर क्या करती हैं, काम करती हैं। इसके अलावा अब IUCN ने क्या है हर स्टेट को और हर कंट्री को क्या है अथॉरिटी दी है कि वो अपने यहाँ की जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं या जिनको आगे चल के एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उनकी क्या करे लिस्ट बनाए और बना के क्या करे पब्लिश करे। हालांकि हर स्टेट को ये अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी ये सारा किसके अंडर में काम होता है, IUCN के अंडर में काम होता है। ठीक, तो ये क्या है रेड डाटा बुक के बारे में। अब रेड डाटा बुक क्या है, इसका एम क्या है, इतना बड़ा जो काम, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इसका एम क्या है कि जो स्पीसीज प्रेजेंट में संसार में हैं उनको क्या करना, कंजर्व करना। क्या करना, कंजर्व करना यानी सुरक्षित करना और उनके बारे में स्टडी करना और ये देखना कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए उनके क्या है कंजर्वेशन के लिए, या उनको कंजर्वेशन के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन वजह से वो क्या है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, किन वजह से आगे उनको किन चीज़ों से खतरा है। तो इन चीज़ों को हम क्या करें, अवॉइड करें, ताकि क्या हो हमारी बायोडाइवर्सिटी लगातार बनी रहे। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी की कोई भी कड़ी ख़त्म हुई तो वो क्या है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए क्या है खतरा है। तो ये क्या हुआ रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। ठीक, उनका क्या करते हैं हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिससे उन सारी स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के या आगे हो सकती हैं तो उनके हम लोगों को क्या कारण का पता चलता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं उनका एक रिकॉर्ड हमेशा बना के रखते हैं उन सारी स्पीसीज़ का। और इसमें क्या है कई तरह से कोडिंग की गई है, कलर कोडिंग की गई है रेड डाटा बुक में। ठीक, और हर कलर का अपना क्या है एक वो हर कलर का एक अपना मतलब है। जैसे कि अगर हम लोग कलर की बात करें तो दिखाते हैं, कलर कोडिंग की हम लोग अगर बात करें तो कोडिंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ब्लैक। ठीक, ब्लैक कलर की कोडिंग उन स्पीसीज के लिए की जाती है जो क्या हुई एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या हुई, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यानी कि खत्म हो चुकी हैं। खत्म हो चुकी हैं। ठीक, इसके अलावा अगला अगर हम लोग रेड कलर की बात करें, ठीक, तो रेड में क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि खत्म होने की कगार पर है। कहाँ है, खत्म होने की कगार पे है। अगर बहुत जल्द इनके कंजर्वेशन के लिए कोई काम ना किया गया तो ये क्या होगा कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगी। खत्म होने की कगार पर, ठीक, ये कगार पर है। ठीक, रेड का मतलब क्या है खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद जो है ऑरेंज,
ऑरेंज क्या है? इंडेंजर्ड। ठीक, इंडेंजर्ड यानी कि खतरे में है। किस में है? खतरे में है। ठीक, ये भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। इनके लिए हमें बहुत जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये कुछ ही समय में क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। जो इंडेंजर्ड, केवल इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनमें क्या है? इन पे खत्म होने का खतरा है, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड से क्या है? कम है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड से कम है। उसके बाद आता है अंबर कलर। कौन सा? अंबर कलर। ठीक, अंबर कलर में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वुलनरेबल की। किसकी? वुलनरेबल की। ठीक, ऐसी स्पीसीज जो बहुत कम पाई जाती हैं। क्या है? पहले पाई जाती थी, लेकिन अब क्या है? बहुत कम पाई जाती हैं या कहीं कहीं पाई जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वुलनरेबल। वुलनरेबल में अभी कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ एक पक्षी होता था, मरे हुए जानवरों को खाता था। ठीक, उसको लेते हैं। उसको क्या कहते थे? ठीक, चमरगिद्ध बोलते थे। अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, उसको क्या बोलते थे? चमरगिद्ध बोलते थे। अब पहले आपने देखा होगा कहीं कोई जानवर मर गया है तो उसके आसपास बहुत सारे, या कहीं कोई जानवर मरा हुआ है तो इसका हमें इस बात से आइडिया लग जाता था कि वहाँ की आसपास 100-200 मीटर में बहुत सारे चमरगिद्ध उड़ा करते थे, लेकिन आज वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक, तो ये उनको क्या है? वुलनरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में है। इसके बाद आते हैं वाइट। क्या आते हैं? इसके बाद जो हमारी कलर कोडिंग है वाइट स्पीसीज का है। वाइट में हम लोग किसे रखते हैं? रेयर। ठीक, किसको रखते हैं? रेयर का। अब रेयर स्पीसीज वो हैं जो बहुत ही कम पाई जाती हैं। रेयर स्पीसीज में ऐसे बर्ड्स या प्लांट या एनिमल्स पाए जाते हैं जो बहुत ही कम, मतलब जिनकी संख्या हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही कम हो। हमारे वातावरण जो आसपास जिनकी संख्या बहुत कम होगी, उनको हम किस में रखेंगे? वुलनरेबल में रखेंगे। उसके बाद आता है ग्रीन कलर। क्या आता है? ग्रीन। ठीक, रेयर में हम लोग किसको रखेंगे? रेयर में हम लोग रखेंगे जो बहुत ही कम स्पीसीज पाई जाती हूँ, वो रेयर में, और ग्रीन में रहेंगी आउट ऑफ डेंजर। जो क्या है? डेंजर से बाहर है। क्या है? डेंजर से, खतरे से बाहर है। तो ये थी क्या? रेड डाटा बुक की कलर कोडिंग। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता और इसके संरक्षण के उपाय। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले एम.जी. रोजन ने 1985 में दिया था। कब दिया था? 1985 में। किसने दिया था? एम.जी. रोजन ने 1985 में क्या दिया था? ये टर्म दिया था। कौन सा टर्म? बायोडाइवर्सिटी। अब इसके हम एक ये कहें कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत छोटे टर्म में डिफाइन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्या? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीवन। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विविध प्रकार की जीवन। ठीक, बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि
हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित जानवर हो, पेड़ हो, यानी एनिमल, प्लांट, एल्गी, फंजाई, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में हम किसी एक स्पीसीज के बारे में नहीं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस प्लेनेट अर्थ पर पाए जाने वाली सभी लाइफ की रिचनेस को हम किस में पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी। चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हों, ठीक, एयर में जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, या एक्वेटिक जो वाटर में पाए जाते हैं, उन सब को हम क्या करेंगे? बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। ठीक, अब बायोडाइवर्सिटी टर्म दो शब्द से बना है। किससे? बायो प्लस डाइवर्सिटी। ठीक, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी लाइफ या जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या विविधता, वैरायटी या विविधता। तो जो हमारी मीनिंग आएगी वो क्या आएगी? पृथ्वी पर जो विविध प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उनकी क्या करना? स्टडी। किसमें? बायोडाइवर्सिटी में। अब जब हम बायोडाइवर्सिटी में ये बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में प्लेनेट अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जीवों के बारे में बात करें, तो दूसरी बात ये निकल आती है कि इसकी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, अब अगर हम प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई सबकी बात करें, तो ये जितने भी चीज़ हैं ये हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक हमसे क्या है? जुड़े हुए हैं, और इनके बिना हमारा जीवन या ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड क्या है? संभव नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी में अगर कोई भी कंपोनेंट क्या है? खत्म होता है, या कोई भी किसी भी कंपोनेंट को खतरा है, तो इसका मतलब कि ये क्या है? पूरी मैनकाइंड पे खतरा है। एक भी कड़ी टूटने का क्या है? टूटने से हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। क्या होगी? पूरी डाइवर्सिटी डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है जिनके बिना हमारा जीवन क्या है? संभव नहीं है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या देख लेते हैं? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कितनी तरह की होती है? नॉर्मली हम 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। कितनी? 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी की। तो पहली वाली क्या है? जेनेटिक लेवल पे पढ़ते हैं, और दूसरी स्पीसीज लेवल पे, और तीसरी क्या? इकोलॉजिकल। तीसरी क्या? इकोलॉजिकल। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। अलग अलग स्पीसीज की बात छोड़ दें तो एक एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में ही क्या है? कई बहुत ज़्यादा जीन्स क्या है? जीन्स में वेरिएशन पाई जाती है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें क्या है? वेरिएशन पाई जाती है। ठीक, तो जेनेटिक लेवल पर अगर हम बात करें तो क्या है? जेनेटिक वेरिएशन की बात करेंगे। उसके बाद दूसरी क्या है? स्पीसीज। क्या है?
स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में क्या बात करते हैं, स्पीसीज वेरिएशन की, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी इस प्लेनेट पर जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं उन सबको क्या करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या हुआ, स्पीसीज लेवल पर बायोडाइवर्सिटी हुई। तीसरी क्या है, इकोलॉजिकल लेवल पर। तीसरी क्या है, इकोलॉजिकल लेवल पर डाइवर्सिटी। तीसरी डाइवर्सिटी हम कहाँ पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल लेवल पर। तो इकोलॉजिकल लेवल पर जो भी पढ़ते हैं वो हम किसी एक सर्टेन एरिया के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो भी एनिमल होंगे, प्लांट्स होंगे, ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक। उस पर्टिकुलर एरिया में उनमें जो भी डिफरेंस पाए जाएंगे, उनमें जो भी वेरिएशंस पाए जाएंगे वो क्या होगा, इकोलॉजिकल लेवल पर होगा। वो एक इकोलॉजिकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी, कहाँ की, उस पर्टिकुलर एरिया की कहलाई जाएगी, ठीक। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन हुई और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम आते हैं इसके कंजर्वेशन पे, ठीक। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ को हर तरह से सपोर्ट करती है, तो इसे कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं, इसे कैसे कंजर्व किया जाता है, ठीक, वो हम देखते हैं। नॉर्मली कंजर्वेशन के दो तरीकों को हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है, पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन, ठीक। अब इन सिटू कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्पीसीज को हमें कंजर्व करना होता है, जिस एरिया में स्पीसीज को कंजर्व करना होता है, उन्हें क्या करते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्टेड कर देते हैं। क्या करते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं। जिसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल आते हैं नेशनल पार्क, एंड सेंचुरीज आती हैं। क्या आती हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, ठीक। तो यहाँ इन सिटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं, जिन स्पीसीज या जिस एरिया में जो स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पूरी एरिया को क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं, या उस पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं। अब इस एरिया में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि वो स्पीसीज अपने जन्म स्थान पर अच्छे से क्या करें, डेवलप हो सके, या अपने जन्म स्थान पर प्रोटेक्ट की जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो स्पीसीज जहाँ पे पैदा हुई हैं वहाँ पे उनका डेवलपमेंट और वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना बेहतर है इसके कि उनको कहीं और ले जाके प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन का जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। इसमें हम लोग नेशनल पार्क को देखते हैं। आप नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सुने होंगे। ये क्या है, ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन है। यहाँ पर जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं उन वहाँ पर जो भी एनिमल पाए जाते हैं उनका हंटिंग क्या है, हंटिंग यानी उनका शिकार करना प्रोहिबिटेड है, और जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनका काटना हर तरह से क्या है, प्रोहिबिटेड होता है। क्या होता है, प्रोहिबिटेड। ये जो होते हैं नेशनल पार्क, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, आउटर जोन होता है, आउटर जोन। दूसरा होता है बफर जोन, और तीसरा होता है कोर जोन। तीसरा
तीसरा कोर जोन। ठीक, ये जो आउटर पार्ट है, ठीक, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, आउटर पार्ट में ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। वहाँ पर अगर कोई मतलब हंटिंग, तो एनिमल हंटिंग तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो आउटर पार्ट है यहाँ पर थोड़ी ह्यूमन एक्टिविटी क्या है की जा सकती है। जो बफर जोन है यहाँ पे आउटर पार्ट से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन जो कोर जोन होता है या पूरी तरह से क्या होता है, प्रोहिबिटेड होती है। यानी कोर जोन में अगर आप जंगल में गए हैं, वहाँ पर कोई पेड़ गिरा हुआ है, ठीक, तो वहाँ से गिरे हुए पेड़ की जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं उनको भी आप कोर जोन से नहीं उठा सकते हैं। कोर जोन क्या पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जहाँ किसी भी तरह की हंटिंग और किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। कहाँ पर, कोर जोन पे। ठीक, तो नेशनल पार्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर जोन, बफर जोन और कोर जोन। इसके बाद जो हमारा आता है X2 कंजर्वेशन। X2 कंजर्वेशन में क्या करते हैं कि जिन स्पीसीज को हमें प्रोटेक्ट करना होता है उनको उनके पेरेंट्स प्लेस से हटा के कहीं अलग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे जू हो गया, क्या हो गया, जू हो गया, तो जू की बात करें तो वो हमारा क्या आएगा, X2 कंजर्वेशन में होगा। इसके अलावा क्या हो गया, जीन बैंक हो गया। इसके अलावा क्या, जीन बैंक हो गया। ठीक, जीन बैंक के अलावा अगर और बात करें तो क्या हुआ, सीड बैंक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जू में एनिमल्स को क्या करते हैं, फॉरेस्ट से उठा के किसी दूसरे प्लेस पर, वहाँ पर उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है जो कि उनको उनके पेरेंट्स प्लेस यानी कि जंगल में मिलती थी। हालांकि उतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जू को हम किस में रखेंगे, X2 कंजर्वेशन में रखेंगे, जहाँ पर स्पीसीज़ को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती हैं जो कि उसके पेरेंट्स प्लेस पर उसको अवेलेबल थी। इसके अलावा जीन बैंक की बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जिन स्पीसीज़ को हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना होता है, जो प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है यहाँ पर वो ये होता है कि उनकी जीन्स को क्या करते हैं, हम निकाल के उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चल के इनको क्या है, हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और सीड बैंक की बात करें, ठीक, तो जो भी प्लांट स्पीसीज़ को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक, उनकी सीड्स को क्या करते हैं, हम लोग ले जाके अच्छे इन्वायरमेंट, उनको फुल्ली इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, रखते हैं। किस लिए, ताकि जब भी हमें इन स्पीसीज़ की ज़रूरत हो, इन सीड्स से हम दोबारा इनको क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से X2 कंजर्वेशन ये हुआ और X2 कंजर्वेशन ये हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि सूक्ष्म जीवियों का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनसे हर तरह से क्या है, घिरे होते हैं। एक बार हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, टहलते रहते हैं। जितनी बार भी हम सांस लेते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, और जितनी बार सांस बाहर निकालते हैं उतनी बार बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे सांसों के थ्रू क्या है, बाहर आते हैं। ठीक,
तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हर वक्त घिरे होते हैं, हमारी चारों तरफ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी क्रिएचर्स होते हैं कि इनको हम बगैर माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ठीक, क्या है, हार्मफुल भी हो सकते हैं और कुछ होते हैं जो क्या है, हार्मफुल है, और कुछ होते हैं जो क्या है, यूजफुल होते हैं। क्या है, कुछ यूजफुल होते हैं, ठीक। तो हार्मफुल के बारे में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमें पढ़ना किसके बारे में है, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किसके, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही होते हैं, ठीक। तो अगर हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम दो तरह से इन्हें देख सकते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ठीक, अगर हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो हम इसको कहाँ देखेंगे, फूड और मेडिसिन में देखेंगे, ठीक। पहले देखेंगे कहाँ, दो पार्ट, फूड और किसमें, मेडिसिन में, ठीक। ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड में और मेडिसिन, ठीक, मेडिसिन यानी कि दवा, खाना और दवा दोनों में क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद इकोसिस्टम की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इकोसिस्टम की बात करें, ठीक। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है, क्या है, हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है, उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को मतलब जो भी प्लांट या एनिमल मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक। और उन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल्स की डेथ हुई है, मरे हुए हैं, उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके फिर से सॉइल में मिला देते हैं। क्या करते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। तो क्या, डेड डिकेइंग को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और क्या करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिएंट साइकिल, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे फूड में इनकी क्या है इम्पोर्टेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पहले देखते हैं फूड में, ठीक। अरे यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। एक बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कर्ड यानी कि दही बनाने में, किसमें, दही बनाने में। ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किसके लिए इम्पोर्टेंट है,
दही बनाने के लिए। इसके अगर हम लोग दूध पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दें तो अगले सुबह वो क्या है, दूध को फाड़ के क्या बना देगा, दही बना देगा। और इसमें क्या है, एक तरह की एसिड निकलती है, कौन सी, लैक्टिक एसिड निकलती है। कौन सी निकलती है, लैक्टिक एसिड निकलती है। और दूध हमारा किस में इंटरचेंज हो जाएगा, दही में, यानी कि कर्ड में। ठीक, एक तो इम्पोर्टेंट ये हुई। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ईस्ट आपने नाम सुना होगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ठीक, ईस्ट, ठीक, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, साइंस में इसको क्या कहते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, बियर के प्रोडक्शन, वाइन, इसके अलावा और इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, बेकरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किस में, बेकरी में। ठीक, ईस्ट क्या है, ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसमें, बियर के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, और बेकरी इंडस्ट्री में। किसका इस्तेमाल, ईस्ट का इस्तेमाल। बेकरी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, जो भी डबल रोटी वगैरह बनाई जाती हैं उनमें जब ईस्ट डालते हैं तो वो आटे को क्या करता है, फुला देता है। ठीक, जिससे कि डबल रोटी वगैरह बनाने डबल रोटी वगैरह जो भी होती हैं उनका टेस्ट अच्छा आता है। ठीक, ओके। इसके अलावा ईस्ट का जो कमर्शियल यूज होता है वो क्या है, वाइन इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा कमर्शियल इस्तेमाल ईस्ट का कहाँ पर होता है, वाइन इंडस्ट्री में। वाइन इंडस्ट्री जहाँ पर शराब वगैरह बनाई जाती है। और दूसरा कमर्शियल इस्तेमाल कहाँ होता है, बेकरी इंडस्ट्री में। कहाँ, बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक आपने, और दूसरी आपने ये भी सुना होगा कि हमारे गट्स में भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल हैं, हमारे डाइजेशन में क्या है, मदद करते हैं। तो उसमें क्या है, एस्केरिचिया कोलाई का आपने नाम सुना होगा। ठीक, किसका, एस्केरिचिया कोलाई। एस्केरिचिया कोलाई का आपने नाम सुना होगा। वो कहाँ पाया जाता है, हमारे कोलन पार्ट में पाया जाता है। ठीक, और भी, ठीक, जो हमारे क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करता है। ये भी क्या है, ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एस्केरिचिया कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, कोलन में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, यहाँ पर ये पाया जाता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, मदद करता है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक, ये पहली वैक्सीन है। क्या है, ठीक, हाँ, आपने सुना होगा स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया जो कि जिससे पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन बनाई थी, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, इससे फर्स्ट पेनिसिलिन बनाई गई थी। क्या गई थी, फर्स्ट
जो कि क्या थी, एक एंटीबायोटिक्स थी। क्या थी? एंटीबायोटिक्स थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ठीक, तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ में और हमारे हेल्थ के लिए हर तरह से क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं, सीवेज प्लांट में। कहाँ पर? सीवेज प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब सीवेज प्लांट क्या होते हैं? जो भी हमारे घर से गंदगियाँ निकलती हैं वो क्या है? सीवर लाइन में जाती हैं। सीवर लाइन में जाने के बाद कई जगह तो ये है कि बड़ी बड़ी नदियों वगैरह में इनको क्या कर दिया जाता है? बहा दिया जाता है। लेकिन कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है? इन सीवेज लाइनों को क्या करता है? एक प्लांट में ले जाया जाता है, जहाँ पर इनको जहाँ पे इनमें से जो भी प्योर वाटर होता है, जो भी वाटर होता है उसको क्या कहते हैं? प्योर फॉर्म में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको क्या है? फिर से उसी सिटी को प्रोवाइड कराते हैं। किसके लिए? पीने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन होता है वाटर का, सीवेज प्लांट का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो 3 स्टेट में होता है: प्राइमरी स्टेट, सेकेंडरी स्टेट और टर्शियरी स्टेट। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इनका, और इसमें क्या है? इसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टेट में। प्राइमरी स्टेट में क्या करते हैं? जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं? निकालते हैं। अब फिजिकल इम्प्योरिटीज़ का मतलब जो भी सीवेज में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज़, जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम प्राइमरी स्टेट में निकालते हैं। अब किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले देखते हैं किसका? फिजिकल इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं। कौन सी? फिजिकल इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं। अब फिजिकल इम्प्योरिटीज़ निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक क्या है? फिल्ट्रेशन। तो जो पहला मेथड है वो क्या है? फिल्ट्रेशन मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मेथड है। ठीक, जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है इसमें क्या है? जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें एक फिल्टर के थ्रू क्या होता है? बड़ी इम्प्योरिटीज़ को निकाल लिया जाता है, और आगे क्या करता है? सीवेज के जो भी मटेरियल होता है आगे सेडिमेंटेशन के लिए भेजते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो भी वेटेड चीज़ें होती हैं, वेटेड चीज़ें वो क्या है? सेडिमेंट हो जाती हैं। कहाँ? नीचे। ठीक, जो प्लांट होता है वहाँ पर जो बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाती हैं, और हल्की चीज़ें क्या होती हैं? ऊपर बहती हुई आगे बढ़ जाती हैं। उसके बाद क्या आता है? सेकेंड स्टेट आता है। उसके बाद क्या आता है? सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर सेकेंड स्टेज में हम किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में वो सारी इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं जो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से नहीं निकाली जा सकती हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो ये क्या है? एक मेजरमेंट मेथड है। क्या है? मेजरमेंट मेथड है। यहाँ पर BOD की बात करें तो BOD क्या करता है कि BOD मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी वाटर में कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं।
बीओडी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी उतनी ज़्यादा होंगी। बीओडी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, कम होंगी। तो दूसरा ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीओडी का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में देख लीजिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी के बारे में अगर पूछें, कई बार क्वेश्चंस में बीओडी आया हुआ है, तो बीओडी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ये लिखना है कि ये क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो क्या है इम्प्योरिटीज़ को कैलकुलेट करने के एक मेजरमेंट का एक तरीका है, जिसमें ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी उतनी ज़्यादा होंगी। ऑक्सीजन डिमांड जितनी कम होगी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी उतनी कम होंगी। अब इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन की होती क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए डालते हैं उन्हें किसकी ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा क्या होगी, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी उनको प्योर करने के लिए, और फिर उतने ही ज़्यादा क्या है वो ऑक्सीजन क्या कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो ये हुआ सेकेंड स्टेट। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, ठीक, यानी फार्मिंग में। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर की फील्ड है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, ठीक, तो एग्रीकल्चर में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ा था बायो फर्टिलाइज़र पढ़ा था, तो बायो फर्टिलाइज़र में भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन्स पाए जाती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं सॉइल में मिक्स करते हैं। फिर सॉइल में मिक्स किए हुए न्यूट्रिएंट्स को हमारे प्लांट्स क्या है आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं और खुद को क्या करते हैं डेवलप करते हैं। तो एक तो क्या करते हैं हमारी उर्वरक क्षमता को, हमारी सॉइल के क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेंगे। बीटी कॉटन क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में इनको पेस्ट रेसिस्टेंट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, पेस्ट रेसिस्टेंट। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीटी यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारी सॉइल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग एग्जांपल लेंगे बीटी कॉटन की। किसकी, बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन का मतलब होता है बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थुरिंजिएंसिस। ठीक, ये क्या है एक तरह का, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये कॉटन की एक, हाँ दूसरी बात कि ये क्या है कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। अब बीटी कॉटन में क्या करते हैं, कॉटन प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, उसके जीन्स में कुछ इंटरचेंज करते हैं, और ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है इसके जीन्स को उसमें क्या करते हैं इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जब ये कॉटन प्लांट कहीं पे उगाया जाता है, ठीक, उसके बाद जो भी पेस्ट इस पे आके बैठेगा और इसको क्या करेगा, खाएगा। क्योंकि कॉटन प्लांट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब ये कॉटन प्लांट बढ़ते हैं तो इनमें जो रुई निकलती है, रुई के बाल्स होते हैं, उनमें कई तरह के पेस्ट जाके क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं, छेद कर देते हैं, जिससे हमारी पूरी क्रॉप क्या होती है, बर्बाद जाती है। लेकिन जो बीटी कॉटन होते हैं उनमें एक ये एबिलिटी होती है कि जो भी पेस्ट इस पे बैठेगा
ठीक, और इसको जैसे ही कंज्यूम करेगा, ठीक, इसके कंज्यूम करने के बाद उसके जो इंटेस्टाइन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर क्या करेंगे, ये एक बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, उनके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आएगी और स्वेलिंग आने की वजह से मतलब इस लेवल तक आएगी कि उनका इंटेस्टाइन क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा और वो क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर हम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर फील्ड में क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्रीकल्चर हो या बेकरी हो या वाइन इंडस्ट्री हो या हेल्थ हो, फूड हो, हर तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, बायो टेक्नोलॉजी। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी इससे पहले हम पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में फिर से देख लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी है, यानी कि टेक्नोलॉजी का बायो में इस्तेमाल। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग्स होती हैं उनकी जीन्स को मॉडिफाई करके एक नई वैरायटी, पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी या ज़्यादा उत्पादक वैरायटी का हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक, जिसमें हम लोगों ने अभी जो जस्ट 1 मिनट पहले हमने पढ़ा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या, बीटी कॉटन, क्या, जीएम कॉटन। जीएम कॉटन को जो हम लोगों ने अभी बात किया वो भी क्या है, किसके थ्रू बनी है, बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी, इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी जीन थेरेपी की। क्या बात की थी, जीन थेरेपी की बात की थी। ठीक, जीन थेरेपी की बात की थी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं, जीन थेरेपी में हम लोग 2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्शन ऑफ जीन्स और क्या, डिलीशन ऑफ जीन्स। इंसर्शन ऑफ जीन्स और डिलीशन ऑफ जीन्स। पिछली क्लास में हमने ये सारा आपको अच्छे से बताया है, तो ये देख लीजिए। इंसर्शन ऑफ जीन्स में क्या करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में नई जीन्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या, अब मन चाहे प्रोडक्ट को इस्तेमाल पाने के लिए क्या करते हैं, नए जीन्स को इस्तेमाल करते हैं। और डिलीशन ऑफ जीन्स में क्या करते हैं कि कई बार ये होता है, कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जिनका नॉर्मली मेडिसिन से क्योर नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कि हमें ये पता चल जाए कि ये बीमारी किस जीन्स पर है। और जब हमें ये चीज़ पता चल जाती तो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन्स को क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और जैसे ही वो पर्टिकुलर जीन डिलीट होती है, वो बीमारी क्या होती है, इरेडिकेट कर दी जाती है। इसके अलावा क्या है, इस्तेमाल कर किस में, वैक्सीन फॉर्मेशन में, क्या, किस में, वैक्सीन को बनाने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि कैसे। ठीक, और इंसुलिन के फॉर्मेशन में, ठीक, इंसुलिन के फॉर्मेशन में, इंसुलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन। ठीक, ह्यूमन इंसुलिन के फॉर्मेशन में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पिछली क्लास में हमने अच्छे से बताया है। ठीक, और वेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक, और सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक,
सीवेज ट्रीटमेंट में जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी से उनका उसमें भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। क्या एग्रीकल्चर में बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ हम लोग बनाते हैं। उसके अलावा जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी में क्या करते हैं, हम मनचाहे प्रोडक्ट को पाने के लिए जीन इंसर्शन किसी में जो जीन इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके अपना मनचाहा प्रोडक्ट पाते हैं। डिलीशन ऑफ जीन्स में क्या करते हैं, कई सारी बीमारियों का क्योर करने के लिए डिलीशन ऑफ जीन्स। फिर वैक्सीन के फॉर्मेशन में, ह्यूमन इंसुलिन के फॉर्मेशन में, सीवेज मैनेजमेंट में और वेस्ट मैनेजमेंट में, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया।